नमस्कार साथियों, क्लास 11th का टॉपिक फ्रिक्शन है और ये रैपिड रिवीजन होने वाला है। साथ के साथ इसे मैं थोड़ा डिटेल में भी कवर करूंगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे छूट ना जाए। स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन विदाउट फर्दर अडू। सो फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर देयर। फ्रिक्शन, देखिए व्हाट एग्जैक्टली फ्रिक्शन इज। पहले इसकी जो डेफिनेशन है आई विल गो थ्रू दैट। सो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ यू चेक इट ओवर हियर, ये देखिए। सो द डेफिनेशन सेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स और ट्राइज टू मूव। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव करेगा या मूव करने की कोशिश भी करे। जरूरी नहीं कि वो मूव भी कर जाए, अगर कोशिश भी करेगा, राइट, ट्राइज टू मूव ऑन अनदर सरफेस। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है या सरफेस है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, देन अ फोर्स अपीयर्स अलोंग द सरफेस टेंजेंशियली। तो सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली एक फोर्स पिक्चर में आती है, इट अपीयर्स ओवर देयर इन कॉन्टैक्ट एंड ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। और वो जो दो सरफेसेस हैं उनका जो रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे से रिलेटेड जो मोशन है, उसको अपोज करती है। यही जो अपोजिंग फोर्स होती है, इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये एक्चुअली सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। समझाता हूं कैसे, देखिए। सो लेट्स से अपने पास ये दो सरफेसेस हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। लेट्स टेक दिस वन ओवर हियर। सो देखिए ये एक सरफेस है, तो यहां पे मैं एक अप्लाइड फोर्स P, ये क्या है मेरा, दिस इज माय अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स अगर हम इसको यहां पे अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है जी, टुवर्ड्स राइट। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नीचे ग्राउंड सरफेस या कोई भी वुडन ब्लॉक मान लीजिए जिस सरफेस है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, तुरंत यहां पर एक फोर्स अपीयर हो जाएगी। और ये फोर्स ऐसी होगी कि ये इस अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। ये अप्लाइड फोर्स क्या करने वाली है, अप्लाइड फोर्स तो इसको मोशन में लेके आएगी। तो ये जो फोर्स है जो इसको अपोज करेगी, अपोजिंग फोर्स, इस ही को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अगर मैं अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट कर दूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट कर दूं, तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। दूसरा मैंने को एक वर्ड बताया कि इसको हमने बोला सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, इनिशियली आप देखेंगे ये भी 5 न्यूटन की होगी, मतलब जब आप 10 न्यूटन की लगाएंगे ये भी 10 न्यूटन हो जाएगी। मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती रहेगी और इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। या जनरली क्या होता है, सपोज करो आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दी और ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया कुछ देर के बाद, मतलब सपोज को स्लाइड कर गया, ये बॉल है, सपोज को रोलिंग बॉल है, अगर ये स्लाइड कर गया कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर इसका मोशन राइट में हो रहा है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में लग करके इसके मोशन को अपोज कर रही है। माफन थोड़ी हिचकी आ रही है। ऑलराइट, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है, ठीक है। और ये सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आ कहां से रहा है, इसका ओरिजिन क्या है। सो देखिए, लेट मी जस्ट चूज द मार्क ओवर हियर। देखिए नाउ क्या होता है, सपोज ये दो सरफेस है हमारे जो कांटेक्ट में आने वाले हैं। एक ये पिंक कलर से मैंने सरफेस बनाया और एक ये ऑरेंज कलर से मैंने सरफेस बनाया। तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, ये जो दो सरफेसेस हैं देखने में हमें भले ही कितने प्लेन दिखाई देते हो, इवन ये जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, एकदम प्लेन दिखाई दे रहा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें इस सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। तो होता क्या है, सपोज करो ये वाला सरफेस है, इसका शेप ये है और ये वाली शेप है। तो ये दोनों सरफेस अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इरेगुलर, इस तरह की एकदम प्लेन नहीं दिखाई देगी, इस तरह की इरेगुलरिटीज इसके अंदर दिखाई देगी। सो अब होता क्या है, ये जो इरेगुलरिटीज हैं यही क्या करती हैं, ये बहुत शार्प होती हैं। देखिए जब ये एक दूसरे के टच में आती हैं तो ये क्या होते हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस पढ़े होंगे, है ना। कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस जिसे हम बोलते हैं, मतलब कोहेसिव मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, और एडहेसिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। ये जो दो सरफेसेस हैं इनका जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है। देखिए बहुत छोटा सा है, ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने में पता चलेगा। वैसे में हमें क्या दिखता है, वैसे दिखता है कि जैसे एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है,
तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल प्लेन हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो ये दो सरफेसेस कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, इसके बीच में इरेगुलरिटीज आएंगी। दूसरा, तो ये जो एरिया है बहुत स्मॉल होगा। दूसरा, स्मॉल एरिया होने के कारण यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है ना, जो फोर्सेस है और अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके कारण अब अगर मैं इस सरफेस के ऊपर मूव करना चाहूँ, राइट, तो देखिए एक्चुअल में एपरेंट कॉन्टेक्ट एरिया तो आपको दिखता है जैसे पूरा का पूरा है, पूरा सरफेस ऐसे रखा हुआ है, बट एक्चुअल में रियल में क्या होता है, ये जो रियल कॉन्टेक्ट एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टच हो रहे हैं, सिर्फ वहां पर है, तो ये काफी कम होता है एपरेंट से। तो इन्हीं की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से, ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इजीली स्लाइड नहीं करता। और हम बोलते हैं कि जब अप्लाई की जा रही है फोर्स तो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं हो पा रहा है, उसे रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन कह रहा है। तो यही वो फ्रिक्शन है जो इनएबिलिटी टू मूव या इनर्शिया के कारण भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो इनएबिलिटीज की हो रही है वो हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द शेप ओवर देयर, राइट। तो यहां से आगे चलते हैं, अभी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। देखिए फ्रिक्शन तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, इसको एक सरफेस पे मैंने रखा हुआ, मैं यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं P से डिनोट कर रहा हूं अप्लाइड फोर्स को। जैसे ही मैंने P से अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन चेंज की, मैंने ये आपकी राइट डायरेक्शन बोलता हूं मैं, ठीक है। तो तुरंत फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको अपोज करना शुरू कर दिया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको ऑपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन में अपोज करना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, मैं जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाने लगेगी, और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है अभी। सपोज इतना भारी है, बहुत ज़्यादा भारी ये बॉक्स है, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, मैंने और दो आदमी हम और लग गए इसको पुल करने के लिए, बट स्टिल इसने मूव नहीं किया। तो क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि कोई चीज़ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब तक ये मोशन में नहीं है, जब तक क्या कह रहे हैं, जब तक ये एट रेस्ट हम बात कर रहे हैं, जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब तक के लिए इसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उस ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कब, जब आपने फोर्स तो अप्लाई की हुई है, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, आप चाहते हो उसको मूव करना, लेकिन वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर ही है, तब ड्यूरिंग दैट रेस्ट पोजिशन, ठीक है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, अब 5-6 लोग इसको पुल कर रहे थे, ये काफ़ी हैवी था, अब हमने कुछ 3-4 फोर्स और लगा दी, और ज़्यादा हमने इसके अंदर पार्टीज को इन्वॉल्व कर दिया। तो अब क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब मोशन अब शुरू करने वाला है। अगर हल्की सी फोर्स और बढ़ी, मोशन शुरू हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं जस्ट मोशन अभी स्टार्ट हुआ है। दोनों केस हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेम, बहुत फाइनाइट लाइन रहेगी इसके बीच में। तो आप अज्यूम कीजिए यहां पे अप्लाइड फोर्स थी P, और यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था अगेन। तो अब जब ये मूव करने वाला है या जस्ट मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे वो, क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाई है, हमें अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए। देखिए पिछली स्लाइड से देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा था, हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाना शुरू की, बढ़ाते गए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता रहा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, अब ये मोशन होने वाला है, यानी कि इस केस में हमने अप्लाइड फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी है, तो जैसे हमने इसको और ज्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू कि अब इसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाई गई तो ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हो जाएगा, जस्ट शुरू हुआ है, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिखना चाहूं, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब ये जस्ट मोशन अभी स्टार्ट हुआ, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, मोशन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब उसके बाद अगर मोशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी डिक्रीज हुई होगी, तभी तो मोशन शुरू हुआ है ना। तो हल्का सा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद जब मोशन होता जा रहा है, तो आपको पता है आपने फुटबॉल को किक कर दिया, तो मोशन होता जा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फुटबॉल का जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगी। यानी कि मूव करते टाइम भी, मूव करने के बाद भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती रही थी। वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलेंगे, जब वो मोशन में है तो बोलेंगे यहां पे इन
मोशन जब हम कह रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई की गई थी, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको मैं आपको बोलूँगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये होता है कि अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका एफ एल, इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसको ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल बनाया मैंने, थोड़ा सा ढंग से कर दो जाए, ठीक है जी। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब मोशन हो रहा है उस दौरान भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती रहेगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना, जब ये मोशन हो रहा है ना, उसके बाद अब काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आप कितने फोर्स बढ़ाते रहो अप्लाइड फोर्स, कांस्टेंट रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन के दौरान, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड एक ग्राफ मैंने बनाया आपके लिए, एंड दैट टेल्स यू द वेरिएशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स जो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाई है, और फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग बनाई है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां से देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ानी शुरू करी है ना, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, आई यूज दिस लेजर वन ओवर देयर। तो जैसे जैसे मेरा अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है। सपोज अब यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ये था और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, अप्लाइड फोर्स मतलब ये था, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पहुंच गई। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने कर्व यहाँ तक बनाया, यहाँ तक क्या हो रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है जो वो बढ़ता जा रहा है। कब, विद द इंक्रीमेंट इन अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन वही है, ऑब्जेक्ट अभी तक रुका हुआ है, यहां पर हम क्या कहेंगे, आई विल सिंपली नेम इट ओवर हियर, मैं इसको बोलूंगा कि भाई यहां पे क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहां तक मतलब ओ पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट इनिशियल यहां तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। इसके बाद हमने और थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ा, ठीक है। तो यहां पे वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये एफ एस, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल के अंदर, कि अब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब मोशन शुरू होने वाला है। और जैसे हमने थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया, थोड़ा सा और आगे बढ़े अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो यहां पे मैक्सिमम ये वैल्यू थी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो वो थोड़ा सा देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अगर आप ये देखें ये वाला पॉइंट, तो थोड़ा सा डाउन हो गया है ना, और यहाँ पे जो शुरू होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब देखिए अप्लाइड फोर्स तो बढ़ती जा रही है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वेरिएशन है किसकी, अप्लाइड फोर्स की और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फटाफट से इसको कंक्लूड कर देंगे। जो भी हमने पढ़ा है उन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। दैट इज, फर्स्ट कह रहा है द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर बहुत ज्यादा रफ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे जो सरफेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने वाले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नेचर की बात हो रही है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड ऑपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, ये रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है, ये दो सरफेस हैं कॉन्टैक्ट में आपस में, है ना, यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट के अलोंग, ऐसे टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा, और मोशन इधर है तो उसको अपोज करेगा। तो हमने यही पढ़ा, क्या पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस एंड ऑपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड पॉइंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम तो ऐसे देख रहे थे, तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो खाली मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की वजह से जो फोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। सो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और चौथा है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको नेक्स्ट टर्म के अंदर। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ और हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो सपोज कीजिए ये अपना एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक अज्यूम करता हूँ, आई विल पुट इट ओवर हियर,
इसको हम इस मार्कर से बना देते हैं ताकि परमानेंट रख जाए, आप समझ सकें। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे एक बॉक्स ला करके रख दिया। ये बॉक्स रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। नाउ व्हाट डू वी डू, अब ये देखते हैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स कौन कौन सी लगी होगी। देखिए इस बॉक्स पे एक तो मैंने अप्लाई की है एक फोर्स P, ठीक है, ये P इज द अप्लाइड फोर्स। इस बॉक्स का अपना वेट, सपोज इसका मास m है, सो इसका अपना वेट हो जाएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये बॉक्स क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है किस पर, इस सरफेस पे। सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, जो बॉक्स है वो ग्राउंड पे एक्शन कर रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर ये ग्राउंड इस बॉक्स के ऊपर एक रिएक्शन कर रहा है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। इट जस्ट ऑपोजिट, ये क्या होता है, ऑपोजिट टू द या परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में उसके परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे ये वेट को अपोज कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है ना। अब एक चीज और देखिए, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी। हमने माना अप्लाइड फोर्स है, तो फोर्स ऑफ रादर आई वुड से मोशन टुवर्ड्स राइट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट हो जाएगा। तो आपने अभी एक लॉ पढ़ा, इस लॉ में क्या करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि जो फोर्स F है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है। और F इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक म्यू कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे जो म्यू है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देता हूं मैं यहाँ पे। जनरली फ्रिक्शन के लिए भी यूज होगा, जब काइनेटिक आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे म्यू एल भी कई बार लिख देते हैं, या नॉर्मली मैं इसको म्यू ही समझूंगा। F इज इक्वल्स टू म्यू R। अब आपको पता है R इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अगर ये मूव भी करेगा तो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट राइट मूव करेगा, अप एंड डाउन तो मूव की हम बात ही नहीं करें, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम है। मींस जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं विच इज mg मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज r। सो f इक्वल टू r इक्वल टू mg हो गया। r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से f इज इक्वल टू म्यू mg भी हो जाएगा। तो अपने पास ये दो रिलेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो म्यू होता है आपका म्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमने बात की लिमिटिंग के बाद जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो उस टाइम पे लिमिटिंग कन्वर्ट हो जाएगा, हल्की सी वैल्यू कम होगी और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो वही बात करते हैं, इसके भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बिल्कुल सेम है। फटाफट से इसको एक बार रीडिंग कर देता हूँ आपके साथ। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन एंड इज कांस्टेंट फॉर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेस हैं आपस में कांटेक्ट में है, तो इनका जो रिलेटिव मोशन होगा इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोज करने वाला है। दूसरा कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगेन ये एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट में डिपेंड नहीं करते, तो डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी नीदर टू हाई नीदर टू लो। मतलब अगर ऐसा ना हो कि भाई वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ऑब्जेक्ट की, ऐसी हम बात नहीं कर रहे। एक मॉडरेट वेलोसिटी अगर होगी तो उस केस में वो डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, कितना हाई है कितना ज्यादा है। काइनेटिक फ्रिक्शन अपना कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। और चौथी बात, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए मैं आपके लिए मार्कर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एंड वी विल चूज इट ओवर हियर विद द कलर व्हाइट। नाउ ये क्या कह रहा है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना Fk, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R। जैसे हमने पढ़ा था ना Fl लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये बोल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन भी इस पर डिपेंड करता है, यानी कि Fk इक्वल टू म्यू के इंटू R हो जाएगा यहाँ पर रिलेशन। यहाँ पे जो म्यू होगा इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अदर आई वुड से, ठीक है जी। तो यहाँ पे था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। अगेन R की वैल्यू mg वेट के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट यानी कि देखिए सपोज करो ये है आपका, तो इसके लिए मैं मार्कर थोड़ा सा अलग चूज कर लेता हूँ सो दैट विजिबिलिटी बनी रहे। ये आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर एक तो इस पे अपना वेट लगाएगा बॉक्स से mg, और यहाँ पर एक इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, और हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स P लगाई है यहाँ पे राइट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एक्चुअली यहाँ पे हो गया, टेंजेंशियल यहाँ एक्ट करेगी, मैं सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे लग जाएगा, लेट्स से अगर ये मूव करा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और रुका हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं, फ्रिक्शन रहेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे L अगर हटा भी दूँ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे जो एंगल बताया गया है, कौन सा एंगल बताया गया है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है? इट इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये वाला फ्रिक्शन है, FL लिख देता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका रिजल्टेंट किसके साथ? एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? राइट, यू कैन डू दिस, है ना। नॉर्मल रिएक्शन इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ये ड्रॉ कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि अपना जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कैसा होगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये किसका रिजल्टेंट है? दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनका रिजल्टेंट है। तो अब ये क्या कह रहा है? ये जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट एंगल बनाता है, किसके साथ? मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो रिजल्टेंट R आया है, या इसको R नहीं, रिजल्टेंट ही रहने देते हैं, ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ थीटा को, इस थीटा को क्या बोलेंगे हम? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? नॉर्मल रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट एंगल बनाता है, किसके साथ बनाता है? खुद नॉर्मल रिएक्शन के साथ। उस एंगल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको नाम दे दो। सपोज को ये पॉइंट है आपका, ये A है, ये B है, ये यहाँ पे इसको O पॉइंट देते हैं और ये C पॉइंट देते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है देखिए ACO, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर ये थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा? AC डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा? OC, ठीक है। अब जो AC है किसके इक्वल है? ये OB के इक्वल भी है। सो OB अपॉन ये वैल्यू कितनी है? OC। अब देखिए OB की जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिवाइडेड बाय OC की वैल्यू क्या है? नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है R। तो हम यहाँ से देख सकते हैं F/R इक्वल्स टू tan थीटा। अब आपको पता है F इज इक्वल्स टू म्यू R। आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और वो किसके इक्वल होता है? म्यू R। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन का होगा कोएफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। हेंस tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, अपना एक नया रिलेशन जिसे हम यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स में। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ, ठीक है जी। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला आते हैं इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है जी। देखिए ये एक मिनिमम एंगल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इंक्लाइन पे रखा जाए तो ये इंक्लाइन का, ये जो इंक्लाइन है सरफेस है, इसका वो मिनिमम एंगल है कि जितने एंगल पे जाते ही ऑब्जेक्ट ना स्टार्ट करना शुरू कर देगा। कहाँ क्या स्टार्ट करना शुरू कर देगा? स्लाइड करना। तो लेट्स से ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जितना मिनिमम इसको एंगल, देखिए अगर ऐसे रख दे तो स्लाइड नहीं करेगा, धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं एंगल को। तो एक एंगल पे आकर के जैसे ही इसने मोशन शुरू करने वाला है, अभी स्टार्ट करने वाला है, वो एंगल को हम कैप्चर कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं फाई, क्योंकि देखिए पीछे एंगल को हमने इसको थीटा माना था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा माना था, तो एंगल ऑफ रिपोज को हम क्या बोलते हैं? फाई। सो फाई क्या बोल रहे हैं? देखिए इट इज द मिनिमम एंगल, कौन सा? दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन है एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है जी। ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है कब? When the body placed on it, ये जो बॉडी है इसके ऊपर प्लेस की गई है, सपोज का मास m है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब अब जस्ट ना स्लाइड करने वाला है, तो वो जो एंगल होगा जितने पे इस लाइन को रखा जाएगा, इस इंक्लाइन का एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए इसमें क्या होगा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है,
तो इस पे एक अपना इसका वेट mg फोर्स लगेगा, और दूसरा जिस भी सरफेस पे रखा होता है वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, अर्थ से कोई लेन देन नहीं, ये ऐसे होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R होगा। ये सिचुएशन है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं जो ध्यान देने योग्य है, दैट वुड बी, कहाँ गया ये रहा, यस। देखिए यहाँ पे अज्यूम कर लो, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके जस्ट एंगल शो करने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए यस, अगर ये एंगल फाई है तो एक्चुअल में ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कितना है, यहाँ पे आप देखिए ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये एंगल भी 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। और ये 90 है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये कितना बचेगा, ये फाई ही बचेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो वापस आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे, यस। तो ये फाई हो गया। अब इस वेट को mg, जो वेट है, जो अर्थ हमेशा mg, देखिए mg क्या होगा, टुवर्ड्स अर्थ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जाएगा mg। mg क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से, तो ये हमेशा टुवर्ड्स अर्थ रहेगा। इसको रिजॉल्व कर दो वेट को, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एक mg, थीटा के साथ वाला कॉस कॉम्पोनेंट होता है, mg कॉस फाई हो जाएगा, और दूसरा एक इधर आ जाएगा, दैट वुड बी mg साइन फाई। अब क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन ऐसे तो मूव नहीं कर रहा है इंक्लाइन पे, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है R इक्वल्स टू mg cos फाई, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब दूसरा क्या होगा, ये जो mg साइन फाई है, यही वो फोर्स है जो इसको नीचे स्लाइड करवाने के लिए लाने वाली है। अब फिलहाल ये फोर्स लग गई है, स्लाइड करेगी, अप्लाई फोर्स, अब ये mg साइन फाई है, तो तुरंत यहां पर क्या होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले में आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट ये मोशन शुरू होने वाला है, अज्यूम कर ले, तो शुरू होते टाइम तो फोर्स इक्वल है ना, उसके बाद ये चेंज होगा। तो जब ये शुरू हो रहा है उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg साइन फाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब एक काम करो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, f अपॉन r इक्वल्स टू mg साइन फाई अपॉन mg कॉस फाई, mg से mg कैंसिल, ये f बाय r आपको पता है म्यू होता है, हम पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, विच इज इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन टेन फाई, कॉस फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई, ठीक है, क्लियर है। सो म्यू इज इक्वल्स टू टेन फाई, ये एक और रिलेशन आपके पास आ गया है। अब एक चीज देखिए, जो टेन फाई है आपने पढ़ा था, म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, तो इसका मतलब है टेन फाई और टेन थीटा बराबर है, इसका मतलब है फाई इज इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई फोर्स की गई है, स्लाइड करना शुरू कर देगा, उसके बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसी के बाद नेक्स्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक तो स्लाइड हुआ, बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो गया, अब अगर वो रोल करे, मतलब जैसे पहिया बनाया मैंने यहाँ पे, जो व्हील है, ये व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल करेगा, ये ऐसे घूम के आगे बढ़ेगा, स्लाइड नहीं कर रहा है, ये तो पूरा घूमेगा, ऐसे घूमेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जब ये रोल करे, रोटेशन आ जाए पिक्चर में, तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। ये जब मूव करता है एक्चुअल में ये इससे से दिखाई देता है, यहाँ पर जब रोलिंग होता है तो ये जो दबा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, और ये उभरा हुआ पार्ट अब जब ये आगे जा रहा है तो इसके सामने आएगा ये क्या, माउंट आएगा, ये वाला माउंट है ना। अब इस माउंट को ओवरकम करने के लिए इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स और लगानी पड़ेगी, यानी कि जो माउंट है ना, ये माउंट ही, ये वाला जो पॉइंट सामने दिख रहा है, यही वाला माउंट रिस्पॉन्सिबल है रोलिंग के टाइम पे होने वाले फ्रिक्शन में, ठीक है जी, क्लियर है। सो दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन ड्यू टू दिस माउंट, ये डिप्रेशन माउंट की तरह काम करते हैं। नाउ इसके रूल्स की अगर बात करेंगे तो सिंपल है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, सेम चीज है, रोलिंग फ्रिक्शन को स्मॉलर मान लो, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, म्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है जी,
दूसरा एक और चीज ध्यान रखना, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर और व्हील। सपोज सिलेंडर या यहाँ पे कोई भी सिलेंडर रोल कर रहा है या व्हील रोल कर रहा है, तो इसका रेडियस अगर r है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, तो आप देखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेडियस छोटा है, r की वैल्यू कम है, तो एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा व्हील रहेगा, उतना आसान उसको रोल करना होगा, रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही कम आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना चाहते हैं तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। विल गो थ्रू दैट ओवर हियर। नाउ लेट्स से ये एक बॉक्स है, इसका मास m है, तो इस पे एक वेट लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होगा, और इस सरफेस की वजह से, ये जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन r अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स P, ठीक है, यूज की है। वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स P ऑन दिस वन एंड वी आर ट्राइंग टू ड्रैग इट टुवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन। अब ये फोर्स इधर होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा, तो इसको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। इसको प्रॉपर एफ बना देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब ये फोर्स अप्लाइड फोर्स P लगा करके अज्यूम करो हमने इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन A से पोजीशन B तक लेके चले गए। सो A से B तक का जो सेंटर टू सेंटर में डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, मान लो वो S है। ठीक है, तो अब अगर मुझे निकालना क्या वर्क है, सो वर्क क्या होता है, फोर्स क्यों लगाई होगी, अप्लाइड फोर्स P लगाई होगी। किसके अगेंस्ट लगाई होगी, हमने लगाई होगी क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, हम इसको इधर से उधर मूव करना चाह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लगाई गई है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो P, तो देखिए इस पे जो नेट फोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला तो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा R इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि अप एंड डाउन तो इक्विलिब्रियम है, ऊपर नीचे तो ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो इक्विलिब्रियम है। R इक्वल्स टू mg हो गया। अच्छा, अब इस पे जो नेट फोर्स है P इधर अप्लाई की गई है, तो इसका जो मोशन होगा दैट वुड बी P माइनस F। ये नेट फोर्स उस पर अप्लाई होगा, है ना। नेट फोर्स कितना होगा, P माइनस F। ठीक है जी, तो यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, P कितना है, P की वैल्यू आपने जो अप्लाई की है दैट इज द फोर्स दैट यू अप्लाइड ओवर देयर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, जो P है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से हटा के एक सेकंड के लिए इसको हटाता हूँ, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए जो फोर्स अप्लाई हमने की है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू R। आपको पता है, लेट से हमने ये जो फोर्स F, तो यहाँ पे P लिख दूँ मैं F की जगह पे, P तो मेरी अप्लाइड फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इनटू R। नॉर्मली आप इसको F लिखते हैं, या आपके लिए इजी रहेगा मैं इसको एक काम करता हूँ, इस P को ही F बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट बिकम्स इजी फॉर यू। सो आपको पता है F। तो अब देखिए हमें वर्क करना है, वर्क किसके अगेंस्ट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे हैं जो इसे पुल कर रही है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, x हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे s हमने रख दिया डिस्प्लेसमेंट, और f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके अगेंस्ट ही तो वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिलेशन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू R, नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको पता है R की वैल्यू mg है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इनटू mg। तो ये म्यू इनटू mg की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, सो म्यू mg इनटू s विल बी योर वर्क डन। ये म्यू है, म्यू वन वर्ड है म्यू, ठीक है, म्यू लिखा हुआ है, कंफ्यूजन है। ठीक है, सो म्यू mg इनटू s आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूँ, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट mg होगा। अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यही थीटा एंगल पे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये थीटा एंगल पे, तो इसके अलोंग आ जाएगा mg cos थीटा, और प्लेन के अलोंग चला जाएगा mg साइन थीटा। हम इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, और उससे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है, हम इसको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो जो नेट फोर्स है हमें कहाँ पे चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिएगा नेट फोर्स F। ठीक है ना, तो ना अब देखिए नेट फोर्स हमें उधर चाहिए,
तो mg sin थीटा इसको पीछे ड्रैग करेगा, और जब मोशन उधर होगा तो इस पे एक और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा, है कि नहीं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल आल्सो कम इनटू द पिक्चर। अब जैसे ही होगा तो आप देखिए, तो हम ये मान के चलते हैं जस्ट इसको हम मूव करवाने वाले हैं, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो हमें कम से कम जितना फोर्स इसको नीचे खींच रही है उसके बराबर ऊपर उतनी ही फोर्स, एटलीस्ट उतनी या उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर नीचे वाली फोर्स से कम होगी तो नीचे वापस आ जाएगा ना, हमें तो इसको ऊपर लेके जाना है, तो हमें जो ये फोर्स लगानी है ये कम से कम नीचे जो दो फोर्सेज लग रही है उनके बराबर होनी चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जस्ट इक्वल मान लिया, तो जो नेट फोर्स हमें अप्लाई करनी है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए ये mg साइन थीटा प्लस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर के इक्वल होता है, और mg साइन थीटा प्लस में म्यू। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे r की वैल्यू अब mg नहीं है, अब ये किसके इक्वल है, ऐसे डायरेक्शन में वर्टिकल में mg cos थीटा। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू mg cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो नीचे जो फोर्स लग रही है mg cos थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ऊपर जो फोर्स लग रही है, मतलब ऊपर इन द सेंस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन r। तो r की वैल्यू mg cos थीटा, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे mg cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन थीटा प्लस में म्यू cos थीटा इक्वल्स टू द फोर्स। अब ये फोर्स है जो हमें एटलीस्ट वहां पे लगानी है। सपोज ये फोर्स लगा के हमने s डिस्प्लेसमेंट मूव करवा दिया ऑब्जेक्ट को और ऊपर की तरफ, तो वर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज mg साइन थीटा प्लस में म्यू cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अप the inclined plane through a distance s against the force of friction small f। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो हम बोल रहे हैं हम इसको अब नीचे लेके आना चाह रहे हैं, तो अगेन सेम चीज, सपोज करेंगे ये एंगल थीटा है, तो इसका मास mg मान लेंगे और वेट mg डाउनवर्ड ऐसे आएगा, तो हम इसको रिजॉल्व कर डालेंगे थीटा एंगल पर ही, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और इसके अलावा चला जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, अब नेट फोर्स नीचे है, मोशन नीचे होके आना है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा स्मॉल एफ इस डायरेक्शन में, और इस पे एक फोर्स लगेगी नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको पिछले की तरह ही पता है r इक्वल्स टू mg cos थीटा हो जाएगा, एक रिलेशन में बन गया। अब आपको होता है नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg साइन थीटा, जो इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, स्मॉल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर देयर, सो माइनस फ्रिक्शन ओवर देयर, ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर, अब बिल्कुल वैसा जैसे पहले किया था, mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा हमने निकाल लिया है, सो दिस बिकम्स mg cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए mg कॉमन आ जाएगा, बचेगा अगेन साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये फोर्स हो गया। अब अगेन लेट्स से इसको हमने s डिस्टेंस के थ्रू मूव करवाया है, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस, एस हमारी डिस्प्लेसमेंट मान ली, तो ये क्या हो जाएगा mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू एस। सो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखिए प्लस की जगह माइनस हो गया, जो पहले इक्वेशन थी इसमें प्लस था साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और ये मतलब ये वाली इक्वेशन थी जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे थे। ठीक है, ये वो वाली इक्वेशन थी। अब जो हम बात कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, ये कब है, जब ऑब्जेक्ट को हम डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, मतलब ये नीचे आ रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसी के साथ अगला टॉपिक, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। जब ये नीचे आ रहा था ना, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, फटाफट से निकाल देते हैं। ये थीटा एंगल है, m इसका मास था, ऑब्जेक्ट का वेट mg मान लिया, थीटा पे इसको रिजॉल्व कर दो, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये एक्शन के रिएक्शन होगा यहाँ पे कैपिटल R, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ये रिजॉल्व होगा mg साइन थीटा पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज करेगी, और ये जो नीचे आएगा ये अगेन क्या आ जाएगा आपका अप्लाइड नेट फोर्स, नीचे आना है इसमें। ठीक है, ए एक्सीलरेशन से मान लीजिए नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स क्या होगी, mg साइन थीटा
माइनस नीचे फोर्स के mg साइन थीटा और इसको अपोज कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस स्मॉल एफ ओवर देयर। नाउ mg साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ को क्या कह सकते हैं आप, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ठीक है जी, फ्रिक्शन के फोर्स की रिलेशन आपको पता है, mg साइन थीटा माइनस म्यू, आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देखिए mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा, यहाँ से mg कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कट गया ऑब्जेक्ट का, सो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट का जो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड यानी कि नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड होके आ रहा है। तो ये हो गया आपका, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट है एक लॉन रोलर का एक एग्जांपल मैंने आपके लिए है। ये जो लॉन मूवर होता है ना, घास काटते हैं जिससे पार्क में या फिर आपके अगर गार्डन है, होम गार्डन है इंटीरियर में, तो उसका जो घास होती है, जो घास कटर होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये बोलते हैं भाई इसको पुश करना ईजी है या पुल करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये केस अब बात करेंगे हम पुश का और ये बात करेंगे हम इसका पुल का। तो पुल मतलब हम इसको ऐसे, तो इसका मार्कर का कलर चेंज करते हैं यार, तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई इसको हम ऐसे पुल करेंगे, खींच रहे हैं अपनी तरफ, और इसको बोले पुश कर रहे हैं, मतलब हम इसको ऐसे पुश करेंगे और ऐसे, मतलब ऐसे उल्टा चलते हैं तो पुल हो जाता है अगर आपने देखा हो, और जब ऐसे चलते हैं दोनों साइड में चल सकता हो, और जब ऐसे चलते हैं तो वो पुश हो जाता है। तो कौन सा ईजी है पता कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखिए इस केस में हम आते हैं ज़रा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अपना वेट mg डाउनवर्ड इधर एक्ट करेगा। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये लॉन रोलर है, तो है ना, इसका अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है जी, वो क्या होगा, W होगा। अब समझिए आपने इस पर अप्लाई की फोर्स, यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश मतलब धक्का मार रहे हैं, है ना। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो मतलब यहाँ पे फोर्स ऐसे आई होगी F। ठीक है, सपोज कोई एंगल कितना है, थीटा। तो इस फोर्स को जरा रिजॉल्व कर दीजिए, तो रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी F कॉस थीटा, और यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी F साइन थीटा। इस F को, फोर्स को हमने ब्रेक कर दिया, F कॉस थीटा अलोंग द वेट चला गया, ठीक है, और F साइन थीटा यहाँ पे अलोंग द व्हाट डू कॉल दैट, परपेंडिकुलर टू द वेट चला गया, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना मैंने थीटा ये वाला लिया है, आप इस थीटा को अगर आप इधर भी लेंगे, जैसे कई बार आप देखेंगे आपको बुक में दे रखा होगा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो दूसरे में भी वही लेंगे सिर्फ कंपैरिजन के लिए, तो ये हो जाएगा F, यहाँ पे मैं इसको दोबारा बना के दिखा दूँ आपको इन केस कि सेकंड केस में क्या होगा। तो इसको अगर मैं पुश कर रहा हूँ, लेट से मैं पुश कर रहा हूँ यहाँ पे F यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका वेट जो mg है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर ये बोले ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स F cos थीटा एंड दिस बिकम्स F sin थीटा। ठीक है, इन केस अगर इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो देखिए अब ये F sin cos थीटा, तो इसका क्या होगा, ये तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, कोई जिसकी वजह से आगे मूव करेगा, लेकिन इसको नीचे की तरफ कौन सी फोर्स खींचेगी, नीचे की तरफ फोर्स खींचेगी mg साथ में F sin थीटा, तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, mg प्लस में F sin थीटा, जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रही होगी लॉन मूवर को। अब इसको तो मुझे, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब मुझे इसको कम से कम ओवरकम करना पड़ेगा है कि नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हो कितना जाएगा, मोशन में है ना, तो मोशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तो ये हो कितना जाएगा वो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन F क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके हो जाएगा, मतलब इसके इक्वल एटलीस्ट हम बात करेंगे, दैट वुड बी F साइन थीटा प्लस में इसका अपना वेट mg, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हो गया। ठीक है, जो हमें बात करनी है यहाँ पे, है ना, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू आर, ये डायरेक्टली मैंने इसको नहीं लिखा, ये एक्चुअली यहाँ से आया, देखिए F इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्यू म्यू इंटू आर। अब म्यू इंटू आर की वैल्यू, नॉर्मल एक्शन क्या होगा, इसका ऊपर की डायरेक्शन होगा, तो नॉर्मल एक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल टू F साइन थीटा प्लस में mg, ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका F साइन थीटा प्लस में mg, तो यहाँ से ये म्यू ऐड करना है, यहाँ से आ गया F इज इक्वल्स टू म्यू F साइन थीटा प्लस में mg। तो देखिए जो फ्रिक्शन है वो कितना बड़ा हो गया, अब ये पूरा इतना फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इसको पुश करते हैं तो,
है ना, मतलब इतना फ्रिक्शन हो जाएगा। अब या इसको मान सकते हैं ये फोर्स है जो इसके नीचे खींचेगी, तो हमें कम से कम इसको अपोज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ओवर देयर। ठीक है जी, कंपेयर करेंगे अगर इसे तो पहले वाले के साथ उधर देखिए, ये रहा पुल वाला, हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है जी, सो लेट्स से इसका अपना वेट है mg डाउनवर्ड। ठीक है, आप इसको पुल कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से आपने इसको पुल किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इसको पुल कर रहे हैं तो आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी ये आप ध्यान रखना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी कितनी, ये भी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अभी निकालने कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये मैंने आर नहीं लिखा है, यहाँ पर जैसे नॉर्मल रिएक्शन मैंने बना हुआ है। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन बनाया जैसे दिस वन, तो ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन उधर पे बनाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू F इज इक्वल्स टू म्यू आर में, जैसे यहाँ पे रखा था F इक्वल्स टू म्यू आर में, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए जैसे ये था अपना mg, वहाँ पे भी mg आ गया। ठीक है, अब एक चीज जो आपने देखना है, यहाँ पे हमने पुश किया था, फोर्सेस लगाई थी, वहाँ पे हम उसको पुल करेंगे। अगर वहाँ पे आप इसको पुल करोगे तो ये सपोज करो F फोर्स से पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा को इसको रिजॉल्व कर दो, ये हो जाएगा F कॉस थीटा और ये हो जाएगा F साइन थीटा। अब देखिए इसमें F cos थीटा तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करवाएगी, अपनी डायरेक्शन में ऐसे पकड़ के खींचे जा रहे हैं F cos थीटा, लेकिन यहाँ पे mg और F साइन थीटा क्या हो गया, अपोज कर रहे हैं। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा इसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कितना आ जाएगा, R प्लस में F साइन थीटा, वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, mg इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस F साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं यहां पे नॉर्मल रिएक्शन हमारा बढ़ गया था, mg प्लस साइन थीटा बढ़ गया था। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन हमारा उल्टा जो ऊपर आ रहा होगा वो कितना होगा, कम हो गया। इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पे कितना फील होगा हमें, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर होता है, यानी कि म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है, mg माइनस F साइन थीटा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया इस केस में, इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, आप देखोगे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइन की वजह से कम हो गई है, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई है। इसीलिए आप बोलेंगे, अब इन दोनों को देख करके आप बता सकते हैं इजीली कौन सा इजी है, इसको पुश करना या पुल करना। जाहिर सी बात है, दिख रहा है पुश करने में और पुल करने में अंतर क्या होगा, ये जो पुल के टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम लगेगी, क्योंकि एक कंपोनेंट जो साइन थीटा वाला है वो ऑलरेडी इसके वेट को कम करके ऊपर की डायरेक्शन में लेके चला गया। तो हमें कम इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करनी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये है सेंटीपिटल फोर्स। तो ये क्या होती है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करना चाह रहा है ना, तो उस पे हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगनी बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तभी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट कर पाएगा, वरना मूव नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग देखिए क्या होगा, जब भी सर्कल होगा, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी क्या करेगी, बाहर की तरफ से खींचने की कोशिश करेगी। तो अगर ये यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगी तो ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा, तो सर्कुलर मोशन में तो सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहे, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगती रहे, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती रहे। उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो देखिए ये होती क्यों है, क्योंकि इसमें ना हमेशा एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगा रहता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं ए, और वो उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन में ये सब पढ़ चुके हैं पहले भी, आपको पता होगा। तो यहाँ से एफ क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हो गया फोर्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स हो गया। अच्छा एक चीज़ तो देखिए, वी की वैल्यू होती है आर इंटू ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो इसमें सर्कल में मूव कर रहा है, और आर मान लो इसका रेडियस है जिसमें है। तो वी कोस टू आर में यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको बोलते हैं, जो हमेशा ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ भी एक्ट करती है, जो इसको बाहर खींचने की कोशिश करती है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है जी, सो ये लेवल रोड है, इस पे कार चल रही है, तो इसका सर्कुलर मोशन संभव कैसे होता है। तो देखिए लेट्स से ये सर्कल है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है जिस पे कार मूव कर रही है। तो इस कार में
यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, है ना, क्योंकि क्या होगा देखिए, जब ये कार सर्कल में मूव कर रही है तो हमेशा क्या होता है, जो कार है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लो, एक स्टोन लो और रस्सी लो, आप उसको ऐसे घुमाओ, तो जैसे आप उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे वो बाहर जाके गिरेगा, है ना, आपको पता है, एक्सपेरिमेंट तो आप सुन चुके हैं अभी सारे। तो ये हमेशा क्या करती है, बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो मोशन क्या होगा इसका, बाहर जाने की कोशिश। कार सर्कल में मूव कर रही है, ध्यान देना, कार सर्कल में मूव कर रही है तो हमेशा ये क्या करेगी, बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो मोशन बाहर होना चाहेगा, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अंदर होगा। कार के दो टायर में दिखा रखा हूं, ऐसे चार हैं, दो और पीछे हैं, ठीक है। तो इस टायर पे F1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और इस पे F2 है, तो ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेंगी, सेंटर की तरफ लग रही है, और हमें चाहिए कि ये कार सर्कल में घूमता है, तो हमें सेंटीपिटल फोर्स भी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो टायर है, सपोज इसमें नॉर्मल रिएक्शन R1 है ग्राउंड की वजह से, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन R2 है, और इस पूरी कार का जो वेट है इन दोनों के द्वारा वो mg के बराबर है, दोनों टायर्स के द्वारा, है ना। तो ये आप ये कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस नॉर्मल रिएक्शन R2 इक्वल्स टू mg है, एक तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है टोटल, F1 प्लस F2, सो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा मेरा, F1 प्लस में F2, ये टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और ये किसके इक्वल होता है, म्यू, सपोज कर लो म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की जगह R1 प्लस में R2। मैंने मान लिया दो टायर दिखा रखे यहाँ पे, चारों का लेंगे, चारों वाले का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, इस कार के वेट mg के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो, वो क्या है, म्यू mg के बराबर है। अब देखिए, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये म्यू mg के बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये कार मेरी सर्कल में घूमती रहे। अगर सर्कल में घूमती रहे तो मुझे कम से कम जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो उसके बराबर हो, उससे ज्यादा हो। क्यों, अगर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो सेंटर की तरफ लग रही है ना, यानी कि यही वो फोर्स, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है, यहाँ पे समझाता हूँ, तो उस पे हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स होनी चाहिए। अगर ये फोर्स नहीं लगेगी तो सेंटर में नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी बाहर है, ये बाहर चला जाएगा, सर्कल में मूव नहीं करेगा। तो हमें सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं सेंटर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो फोर्स कितनी है, म्यू mg के बराबर। सो म्यू mg, या तो सेंटर पे जो फोर्स चाहिए सेंटीपिटल फोर्स, वो क्या होती है, m v स्क्वायर बाय r, या तो कम से कम इतनी चाहिए, तो इस एम वी स्क्वायर बाय आर से या तो ज्यादा हो या इसके बराबर हो, तभी ये सर्कल में मूव करेगा। अगर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी हमें मिली यहां से, वो इस सेंटीपिटल फोर्स से कम हुई, जितनी फोर्सेस को चाहिए सर्कल में घुमाने के लिए, तो कार तो सर्कल में घूमेगी नहीं, वो तो बाहर चली जाएगी, राइट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मच, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी। मैंने इसको इधर ले गया तो ये साइन चेंज हो गया, देखो आप, ये इक्वल टू वाला इधर जो आपको ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस दिख रहा होगा, अभी भी यहाँ पे ग्रेटर ही है। सो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू एटलीस्ट मिनिमम अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, की जो वेलोसिटी, और ये क्या होगा, ये वो मैक्सिमम स्पीड आ गई कि जिससे ये कार टर्न ले सकती है। अगर इससे ज्यादा इसने टर्न लेने की कोशिश की ना तो कार स्किड कर जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा इसे, ठीक है। तो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार कैन कंप्लीट अ सर्कुलर लूप ऑन अ लेवल नॉर्मल रोड, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब आपको क्लियर होगा। तो अगला डेरिवेशन देखते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंकिंग क्या होती है, देखिए किसी भी रोड को, जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार होती है ना, जो नोएडा में आपने देखा होगा या अपना बगटी वगैरह में आपने देखा होगा, तो ये जो ट्रैक होता है इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल लेवल रोड तो ऐसी है, इसमें क्या करते हैं, इसका जो एक साइड है एक पोर्शन को रेज कर देते हैं, उठा देते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल में ये रोड ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बैंकिंग कर देते हैं, मतलब इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है, रोड थोड़ी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो अब ये इस तरह से मूव करेगी, टेढ़ी, थोड़ा सा इंक्लाइन पे हो गई, इसको हमने बोला, ये जो हाइट एच ऊपर होगी है, इसको बोलते हैं बैंकिंग, बैंकिंग करना, ठीक है जी, राइट। तो क्या होता है, एक साइड को, एक पार्ट ऑफ द रोड को वी जस्ट रेज इट समहाउ, ठीक है। क्यों करते हैं समझिए, इसका जरूरत क्या पड़ती है। अब जब कार है, नॉर्मल केस में आपने देखा यहाँ पे कार चल रही है, तो ये क्या करेगी, जब रोड पे चलेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से गायब हो जाए
तो इस कार के ऊपर सेंटर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगने वाली तो है ही नहीं है, और जब इस पर कोई सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाली नहीं होगी तो क्या है सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कार सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है, वरना तो स्किड कर जाएगी, गिर जाएगी, है ना। मैंने बताया ना मैक्सिमम ये स्पीड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए ये वाली स्पीड, √μ/g। तो अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना रिलायबल नहीं है। कैसे? दो चीज़ें समझिए। जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन क्या होगा? जब पानी गिरेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर कम हो जाएगा, तो उस दिन गाड़ी स्लिप मार सकती है, सर्कल में कंप्लीट नहीं कर पाएगी अपना मोशन, सर्कुलर मोशन। या अब जब गाड़ी चलती रहेगी रोड के ऊपर तो उसके टायर भी तो घिसेंगे, सो ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर, अब टायर घिस जाएंगे तो फ्रिक्शन अगेन गायब हो जाएगी, क्योंकि टायर अगर स्मूथ होते जाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना, घिसने जाएंगे जब। तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलायबल सोर्स तो नहीं हुई भाई अगर गाड़ी को कंप्लीट कराना है। इसीलिए हमने क्या किया, अब हम दूसरा रिलायबल सॉल्यूशन लाते हैं, खाली इस पर डिपेंड ना करें। एक और सॉल्यूशन कि भाई रोड को ही बैंक कर दो, बैंक मतलब उसको थोड़ा सा उठा दो एक साइड से, दूसरी साइड नीचे रहेगा ग्राउंड लेवल पे, एक साइड उठा दिया, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से सपोज कि देखिए गाड़ी है ये रही, और इस पे मार्कर चूज करता हूँ मैं, कौन सा दिखेगा सबसे बढ़िया, येलो करते हैं, कोशिश करते हैं। विल डू दैट, रेड दिख जाएगा बट विल यूज येलो। तो सबसे पहले इस पे अपना वेट इसका mg डाउनवर्ड, और हमने जिस एंगल से इसको बैंक किया है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा, हमने इसको बैंक कर दिया, रोड को ऊपर उठा दिया, तो जिस एंगल से उठाया इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, थीटा से। तो ये mg है। तो और इस पे एक वे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R रहेगा इस सरफेस के अलावा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप समझिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो R क्या हो जाएगा, R cos थीटा इधर चला जाएगा, और इस डायरेक्शन में R sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये तो हुआ बैंकिंग की वजह से जो हुआ था, नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया। अब हमें यहाँ पे फ्रिक्शन का भी ध्यान रखना, वो कहीं जाएगा नहीं। तो भाई कार इस पे चल रही है तो इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगेगी, लेट्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों टायर की मिला करके F है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है ना। अब इसको भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाली यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, ये जो लगेगी F साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी जो इधर लगने वाली है, दैट इज F cos थीटा, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, वो क्या होगी, mv²/r, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड होगी, ये जो दो फोर्सेज हैं R sin थीटा और F cos थीटा, जो दोनों हॉरिजॉन्टल में सेंटर की तरफ, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा ना सर्कल का, इधर लग रही है, तो क्या हो जाएगा R sin थीटा, R sin थीटा प्लस में क्या है F cos थीटा, F cos थीटा, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, R cos थीटा, और डाउनवर्ड कितनी है, F sin थीटा बाय mg। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं mg प्लस, इसको बदल दिया, प्लस में mg प्लस में कितना है F sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस में F sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज R cos थीटा, R cos थीटा। इसको थोड़ा सा अरेंज करो, सो mg इज इक्वल्स टू R cos थीटा माइनस F sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अच्छा, अब एक काम करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो mv²/r डिवाइडेड बाय 1/mg हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा, R sin थीटा प्लस में F cos थीटा होल डिवाइडेड बाय सेकेंड वाली इक्वेशन, R cos थीटा माइनस F sin थीटा, ठीक है। ये m से m कट जाएगा, क्या बचेगा, v²/rg इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड में ना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करते हैं, हम एक काम कर देते हैं, R cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो क्या हो जाएगा, R sin थीटा अपॉन में R cos थीटा प्लस में F cos थीटा अपॉन में R cos थीटा। ये हुआ खाली न्यूमरेटर को डिवाइड किया, अभी इन दोनों को, अब इन दोनों को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे R cos थीटा से, सो R
कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा। इनफैक्ट ये नहीं चलाना था, ये पूरा आर से आर भी कट जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूंगा तो इक्वेशन दिखेगी कुछ इस तरह से, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, आर से आर कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखा मैंने टेन थीटा। ये होगा सॉल्व। प्लस में यहाँ पे एफ बाय आर बचेगा। आपको पता है एफ बाय आर क्या होता है, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो एफ बाय आर म्यू होगा, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा प्लस में म्यू, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा केवल 1 बचेगा, माइनस में साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एफ बाय आर अगेन क्या होगा म्यू, यानी कि 1 माइनस म्यू, सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, टेन थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी ऊपर चला जाएगा इनटू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये आ गई आपकी कार की वो वेलोसिटी जब बैंकिंग कर दी जाएगी और जिस वेलोसिटी से कार वहां पे मूव कर पाएगी। आई होप आपको ये बैंक्ड रोड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। तो क्या होता है जब ये साइक्लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो साइकिल वाला चलाने वाला नहीं बना रखा मैंने, बस ये साइकिल समझ पूरा है साइक्लिस्ट, और साइकिल को पूरा एक ऐसे होल मास मान लिया मैंने। तो जब ये सर्कल में जाएगा, जब इसको सर्कल में घूमना है तो ये क्या करता है, हल्का सा बैंड हो जाता है। सपोज करो जिस साइड में जा रहा है, सपोज इधर जा रहा है ना, तो इसने सर्कल में ऐसे टर्न लेना है तो हल्का सा बैंड हो जाएगा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। ऐसे सीधा था, अब ये ऐसे हो गया, तो मेरी शेप में आपको दिख रहा होगा मैं भी सीधा खड़ा हूँ, अब मैं ऐसे हो गया हूँ, तो मैं जो सीधी शेप थी वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल में शिफ्ट हो गया हूँ, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। सपोज ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये साइक्लिस्ट ऐसे बैंड हो गया, ये बैंड हो गया कितना एंगल, थीटा एंगल पे, तो ऐसा बैंड हो गया। ये होता है कि मैं पहले इस रीजन को समझता हूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट। तो होता क्या है, देखिए अब जो साइक्लिस्ट है उसको सर्कल में मूव करना है, तो सर्कल में मूव करने के लिए उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए जो सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवा सके। अब वो नॉर्मली अब तक हमने दोनों केस में, कार के केस में पढ़ा था, ये आपने देखा था इसके अंदर, राइट, दिस वन देख सकते हैं यहाँ पे भी, और इससे पिछले एग्जाम्पल में भी दोनों केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा था। दूसरे वाले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ मिल करके क्या हुआ, हमने बैंकिंग कर दी तो आर साइन थीटा भी देने लगा था। ये दोनों मिल करके क्या कर रहे थे, हमें सेंटीमीटर फोर्स दे रहे थे। अब बेचारा साइकिल वाला है, ठीक है, तो इसका जो टायर है और जो रोड सरफेस है, हमारी तरह कोई है साइकिल वाला, साइकिल चला रहा है, अब हमारे टायर में तो उतना फ्रिक्शन है नहीं जो रोड के साथ है। एनीवेज दैट मीन्स जो टायर होगा साइकिल का और जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला ना, वो इतना ज्यादा नहीं होगा, तो वो ताकि वो सेंट्रीपिटल उतनी फोर्स प्रोवाइड कर सके कि ये सर्कल में आराम से टर्न ले ले और सर्कल कंप्लीट कर ले। तो ये क्या करता है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ तो चाहिए सेंटर की तरफ लगने के लिए, ये हल्का सा झुक जाता है। आप कभी भी साइकिल चलाएंगे तो ध्यान से, साइकिल या बाइक अगर स्कूटी चलाएं, यू विल बी एबल टू सी दैट, तो हल्का सा झुक जाता है वो। तो क्यों झुक जाता है, ताकि उसका अपना एक कॉम्पोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा सके। देखिए कैसे, उसके वेट का कॉम्पोनेंट या नॉर्मल एक्शन की हम बात कर सकते हैं। सपोज इधर चला गया, तो ये साइक्लिस्ट एज ए होल है, अब ये इस सरफेस के साथ बेंड हुआ है ना, तो आप ये समझिएगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस के लॉन्ग लगेगा, तो यहां पे इसको लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर, और यहां पे मान लीजिए इसको, इसका अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहां तक क्लियर है। तो इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, इसको वर्टिकल, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आर को रिजॉल्व कर दो, इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आर कॉस थीटा और एम जी क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, अब ये जो आर साइन थीटा जब ये घूमा अंदर, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। स्पीड बहुत कम होगी साइकिल की, साइकिल कौन से जाके 150 100 80 90 जा रहा होगा, तो वो इसीलिए तो क्या करेंगे, वो आर साइन थीटा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक साइन कंपोनेंट है जो इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है तो साइकिल ऐसे बेंड होकर घूम जाएगा। तो आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब एक काम करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आर या 2 को 1 से कर देते हैं, साइन वाला ना, यस 10 में आ जाएगा वरना कॉट आता है। सो आर
साइन थीटा बाय लेफ्ट हैंड साइड आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वाला डिवाइडेड बाय एम जी, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, ये क्या बचेगा टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कि जो साइक्लिस्ट है वो कितना एंगल पे बेंड होगा ताकि वो इजीली सर्कल के लूप को कंप्लीट कर जाए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, इसमें 3-4 चीजें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है सर्कल में, थ्रेड से रस्सी से बांधा हुआ और वो ऐसे घूम रहा है पूरा वर्टिकल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल सर्कल में, ऐसे वर्टिकल में। तो ये पूछ रहे हैं भाई उसमें 3-4 चीजें निकालेंगे। तो पहला है कि वेलोसिटी क्या होगी किसी पॉइंट पे। तो अज्यूम करो इस सर्कल का सेंटर O है यहाँ पे और ये R इसका रेडियस है जिसमें घूम रहा है ऑब्जेक्ट, और ये मान लो L मान लिया इसका लोएस्ट पॉइंट और यहाँ पे मान लिया H इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो एक टाइम पे जब ऑब्जेक्ट L लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, सपोज करो वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और ऐसे ही आगे चलते हुए वो एक टाइम पे पहुंचा पॉइंट P पे। तो P पे मान लिया वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पॉइंट P पे मान लिया वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये P पे पहुंचा तो इसको ज़रा डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज करो h हाइट इसने कवर कर ली, ये कितना बचेगा, ये वाला, ये बचेगा r माइनस एच, है ना। ठीक है, तो जब ये L से P पे गया तो इसका देखो L की हाइट ये है और PP की हाइट ये है, तो L और P की हाइट में डिफरेंस जो है उस डिफरेंस को मैंने h मान लिया, h हाइट की। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट L मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। जितनी टोटल एनर्जी L पे उतनी P पे होनी चाहिए। दैट मीन्स अभी फर्स्ट केस निकाल रहा हूं मैं, टू फाइंड आउट दी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। इस सर्कल पे किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकाले उसका एक्सप्रेशन निकालो। सो L पॉइंट पे एनर्जी क्या है इसकी, काइनेटिक एट L प्लस में पोटेंशियल एट L मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एट P प्लस में पोटेंशियल एट P, यही होगा। तो L पे काइनेटिक कितना है, हाफ m u स्क्वायर, सपोज करो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास स्मॉल m है, प्लस में पोटेंशियल कितना है L पे हाइट कितनी थी, 0। ये तो P पे जाकर के h लिया ना, L पे तो हाइट है ही नहीं, 0 है। सो mgh होता है पोटेंशियल जी, तो mg इंटू h 0 हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल्स टू P पे काइनेटिक क्या होगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी है हाफ m v स्क्वायर, प्लस में P पे पोटेंशियल क्या होगा mgh, तो h हाइट कवर किया इसने, से हो जाएगा mgh। यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो m से m कट जाएगा दोनों साइड से, 2 इधर चला जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ v स्क्वायर, ठीक है, mgh इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, और ये 2 कॉमन लेके इधर भी जाएगा तो 2mgh हो जाएगा, m से m कट जाएगा, 2gh बचेगा, माइनस में 2gh। आप करके देखिए यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, ऑलराइट, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा, क्या कि किसी भी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ट्रैवल कर रहा है या कवर कर रहा है, उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वर्टिकल सर्कल। अब अगर हमें निकालना है टेंशन एट एनी पॉइंट इन दिस वर्टिकल सर्कल, ठीक है, सो सेकंड में क्या बोलूं, टेंशन एट एनी पॉइंट इन दिस वर्टिकल सर्कल। तो एक चीज देखिए, ये जो पॉइंट P है तो इसका रेडियस है r, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पे इसका अपना वेट किधर होगा, डाउनवर्ड ऐसे mg। मान लो ये ना वर्टिकल के साथ ये जो है ये थीटा एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ध्यान समझना। तो ये क्या हो जाएगा, mg को रिजॉल्व कर दो, mg cos थीटा, और इस cos के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है इस पे एक टेंशन और लगेगी जो सेंटर की तरफ लगेगी, टेंशन T। तो अब इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो क्या होगी, वो फोर्स होगी m v स्क्वायर बाय, इसको दोबारा लिख दूं मैं जरा, यस, m v स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो सेंटर पे लगने वाली है। कौन प्रोवाइड करेगा, इसमें 2 फोर्सेज हैं, एक तो ये T लग रही है सेंटर की तरफ और ये mg cos थीटा सेंटर से अवे। तो हमें नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, तो वो क्या होगी
जो अंदर फोर्स जा रही है माइनस जो बाहर फोर्स जा रही है, यानी कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा ही मुझे नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स देगी सर्कल में मोशन करने के लिए, यानी कि टी माइनस कितना है बाहर जो जा रहा है एम जी कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर ले आए प्लस में एम वी स्क्वायर बाय आर एम इंटू जी। अब देखिए इस ट्राइंगल में ना कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये एच है तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको शो करना चाहूँगा। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये अपना आर माइनस एच हो गया इसका बेस, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका ये आर हो गया। तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका आर माइनस एच, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर माइनस एच बाय आर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे, वापस से मार्कर चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एम जी इंटू आर माइनस एच अपॉन आर, ये रहेगा प्लस में एम बाय आर इंटू वी स्क्वायर है ना, वी की वैल्यू अभी क्या निकाली यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, इसका स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर है ये वाला वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब देखो यहाँ से दोनों से ना एम बाय आर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से एम बाय आर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा जी इंटू आर ब्रैकेट खोल दो जी आर माइनस जी एच, यहाँ पे क्या होगा इसको भी खोल दो, ये हो जाएगा प्लस में एम यू स्क्वायर, सो एम तो है ही नहीं सॉरी इसको हटाए दो मैं, एम है नहीं यू स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस टू जी एच, ये इक्वेशन बचेगी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय आर, आई होप ये विजिबल होगा नीचे व्हाइट में, यस एम बाय आर जी, ये यू स्क्वायर प्लस में जी आर और टू जी एच और जी एच दोनों माइनस है तो माइनस में थ्री जी एच। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालनी है, वर्टिकल सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंशन निकालनी है सो टी इज इक्वल टू एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर प्लस में जी आर माइनस थ्री जी एच हो जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू आपके पास। अब इसी से आप लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के निकालना चाह रहे हैं, यही हमारा डेरिवेशन था मेन पॉइंट। सो सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पार्टीशन दे रहा हूँ, यूज यही करेंगे ध्यान रखना। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट अगर मुझे निकालना पड़ जाए पहले, तो लोएस्ट पॉइंट पे आती है सबसे पहले मेरे एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पर हाइट की वैल्यू क्या है जीरो, अगर हाइट जीरो तो टेंशन की इक्वेशन क्या ये रही, तो ये क्या होगी टी इज इक्वल्स टू हाउ मच एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस थ्री जी एच, एच की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको लिख दूं खाली यू स्क्वायर प्लस में जी आर बचे गए, सो एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर प्लस में जी आर, ये होगी टेंशन की वैल्यू एट द लोएस्ट पॉइंट हम जो बात कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू एम बाय आर यू स्क्वायर प्लस में जी आर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपने निकालना है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, हाइट आर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट यहां से यहां तक होगा ना, हाइट कितनी होगी आर और प्लस में ये वाला आर, रेडियस और रेडियस टू आर हो जाएगा। सो एच की वैल्यू हो जाएगी टू आर। अगेन ये इक्वेशन पकड़ेंगे हम। सो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लोएस्ट पॉइंट था, क्या होगा एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस थ्री जी एच, सो माइनस थ्री इंटू जी, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी टू आर, सो इंटू टू आर कर दो तो ये सिक्स जी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर, ये जी आर थ्री टू जो सिक्स जी आर माइनस का ये प्लस का तो माइनस फाइव जी आर, ये हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, ये हो जाएगी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन। आई होप क्लियर हुआ आपको। तो अगला पॉइंट देखिए कि मिनिमम वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट एल यानी कि यू एल। तो आपको पता है लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी क्या है यू है, तो ये पूछ रहे हैं एल पर कितनी हो इनिशियल वेलोसिटी यू मानी थे ना, ये यू लिखा हुआ है यू, ताकि ये लूप कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यू चाहिए कब, फॉर लूपिंग द लूप, मतलब ये पूरा कंप्लीट कर जाए। तो देखिए ये
लूप कंप्लीट कब होगा? जब आप ऐसे किसी भी चीज़ को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं थ्रेड से बांध करके, तो अगर ये ढीली ना पड़े, ये टाइट रहे, ये रस्सी ढीली पड़ेगी ना ऊपर जा करके, तो ये वापस आ जाएगा, सर्कल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लूप कंप्लीट नहीं करेगा। अगर ये जैसे भी, इसको बोलते हैं स्लैकनिंग, अगर ये स्लैक कर गई तो ये क्या करेगा? लूप कंप्लीट नहीं करेगा, ढीला पड़ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसमें कुछ ये टाइट रहनी चाहिए, टाइट मतलब इसमें कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहनी चाहिए, तो टेंशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ, यानी कि 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स फॉर लूपिंग द लूप टेंशन कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पे ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं और हम? पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से ज़्यादा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या ये रहा, सो TH कितना है? m/r इंटू यू स्क्वायर माइनस 5GR, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तब अगर ऐसा रहेगा, टेंशन बरकरार रहेगी, तो ये लूप ना ढीला नहीं पड़ेगा, स्लैकनिंग नहीं होगी इस वायर के अंदर, और ये कंप्लीट कर जाएगा इस लूप को, सॉरी वायर के अंदर स्लैकनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो m/r को उधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, सो यू स्क्वायर माइनस 5GR मस्ट बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 5GR and it implies u must be greater than under root of 5GR। u क्या है? L पॉइंट पे वेलोसिटी, मतलब जब नीचे से सर्कल में ऐसे ऑब्जेक्ट गया ना, यहाँ से नीचे से जब ये ऐसे गया, L पॉइंट से गया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कम से कम भी √5GR होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अंडर √5GR। तो ये क्या करेगा? तब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और इसी में एक चीज़ और अब रहेगी लास्ट में कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? लोएस्ट की तो मिल गई है ना, लोएस्ट पॉइंट पे यू थी, हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी एट h, ठीक है, तो अगर ये लूप कंप्लीट कर रहा है, स्लैकनिंग नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी हमें कैसे गिवन है इक्वेशन से? v इक्वल टू 1/√u² माइनस 2gh। सो vh मान लिया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर। u स्क्वायर हमने u की वैल्यू भी निकाली थी, u स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 5GR। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 5GR माइनस 2GH, यानी कि 2 इंटू जी इंटू हाइएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी? हाइट यहां से नापेंगे ना, तो r प्लस r 2r हो जाएगा, सो इंटू 2r हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? अंडर रूट 5GR माइनस 4GR, क्या बचेगा? अंडर रूट जी इंटू आर। तो ये होगी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? √GR। मतलब ये वो मिनिमम, या इसको ना क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए, मतलब जो यहाँ पे पहुंच रहा होगा ना, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वरना वापस आ जाएगा, लूप कंप्लीट नहीं होगा, ये गिर जाएगा, स्लैक कर जाएगी। तो √GR या इससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट करता रहे, हाईएस्ट पॉइंट से वापस न गिरे, यहाँ पे भी चला जाए, ठीक है। सो विद दिस आपका फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सेशन कोशिश करेंगे जल्दी से लेके आए, बढ़िया न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। और अगर ये आपको पसंद आई हो, काफ़ी मन से मेहनत करके बताई मैंने आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बेनिफिट हुआ इस वीडियो को देख करके। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा, आगे फिर एक और सेशन लेके आऊँगा। कोशिश है मेरी जितना जल्दी हो सके आपको ये शॉर्ट वाले, यस इसको शॉर्ट नहीं कहेंगे, बट यस ये ज़रूरी था, फ्रिक्शन को इस ज़्यादा शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, है ना। सो यस मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया इसमें, बट यस मेरी आशा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टेक केयर।